Hello everyone, welcome back to another video, and I hope by now the pain and dust of prelims has been settled. अब जो होगा होगा, जो देखा जाएगा देखा जाएगा. अगर आपको मेंस लिखना है तो अपने ऑप्शनल की तैयारी बहुत सॉलिड रखनी पड़ेगी, ठीक है. सो इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि जो एक ऑप्शनल को लेके फोमो होता है ना कि पढ़ना कैसे है. मैं सोशोलॉजी के बारे में बात करूँगा बिकॉज दैट इज़ माय ऑप्शनल, और उसी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा. एक एग्जांपल लेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे एक्चुअली में आपको पढ़ना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे PYQs टैकल करने हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप एंड तक टिके रहे तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, ठीक है. और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ये 2-4 वीडियो और इस सीरीज़ पे बना दी जाएगी. PYQs डिस्कस कर लेंगे. देखो मेरा है कि मैं PYQ से शुरू करता हूँ, PYQ पे ख़त्म करता हूँ. प्रीलिम्स में भी मैंने यही किया था और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. CSAT में भी मैंने यही किया था, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. मेंस में भी मैं यही करूँगा एंड बाय गॉड ग्रेस अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है. सो PYQ से शुरू, PYQ से ख़त्म, दैट इज़ माय फंडा. सो लेट्स स्टार्ट विद सोशोलॉजी पेपर 2, ठीक है. पेपर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि पेपर 1 में बच्चे शुरू में स्टार्ट करते हैं, एंथुजियाज्म रहता है, खूब पढ़ते हैं, थोड़ा सा उनका स्ट्रॉन्गर साइड पे रहता है. पेपर 2 तक आते आते थोड़ी मोटिवेशन डाउन हो जाती है. सो स्टार्ट करेंगे पेपर 2 से. तो ये मेरे सामने खुला पड़ा है पेपर 2 का सोशोलॉजी का सिलेबस, ठीक है. पेपर 2 जैसे आपको पता ही है ABC करके ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड है. जो अपना A पार्ट है दैट इज़ मेनली इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमारे टॉप के 3 थिंकर्स दिए हुए हैं. तो इसमें मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय MN श्रीनिवास, इसको मैं आज आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा. एंड बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैं हर चीज़ को बहुत टेक्निकली पढ़ता हूँ, ठीक है. मैं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ता हूँ क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता. मुझे चीज़ें जब तक समझ नहीं आती, और मेरा स्टार्ट PYQ से होता है, तो जब तक मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मैं आंसर राइटिंग में कैसे यूज करूँगा, दैट डज नॉट गो इन टू माई ब्रेन. तो ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस शुड बी योर्स एज वेल. बिकॉज कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहता है कि लेट्स से अगर आपको सीखना है कि हाउ टू लाइक साइकिल कैसे चलानी है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप 3 घंटे का वीडियो देखोगे, 10 दिन का कोर्स करोगे. द बेस्ट थिंग टू डू इज़ स्टार्ट साइकिल एंड लाइक साइकिल लो और बस निकल पड़ो. 1-2 बार गिरोगे, थोड़ी गलतियाँ करोगे, सीख जाओगे. तो सेम अल्टीमेटली आपको PYQs लिखने हैं, राइट, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, तो स्टार्ट ही उसी से करेंगे. तो मेरा ये फंडा रहता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है. तो हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय MN श्रीनिवास, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. चलो तो आते हैं सबसे पहले अपने नोट्स पे. मैं आपको अपने नोट्स का कंटेंट बताऊंगा, आपको उसके बाद PYQs बताएंगे, फिर कैसे एक आध 2 क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल आंसर देख सकते हैं, टॉपर्स कॉपी देख सकते हैं, जैसा जैसा आप बोलोगे सब कर लेंगे, ठीक है. बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट क्या है, ठीक. तो लेट से मुझे A1B अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाई MN श्रीनिवास, मुझे ये चीज़ कवर करनी है. अब मैं कवर कैसे करूँगा? देखो सबसे पहले जाना है आपको PYQ पे, स्टार्ट वहीं से करेंगे, ठीक. तो मेरे पास ये एक इस कोचिंग का सिनॉप्सिस IAS का इन्होंने 1979 से लेके 2000 आई थिंक 22 तक समथिंग पेपर कंबाइन कर रखा है. ऑल्दो उतनी के पीछे की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास ये वाली PDF भी हो, ये बहुत फेमस PDF है, आई डोंट नो किसने बनाया, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम. तो यहाँ उन्होंने PYQs अच्छे से लिख रखे हैं. तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो मैं इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा कि करना कैसे है, ठीक है. चलो तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपने खोज लिया, MN श्रीनिवास ने दिया है. अब मुझे इसके बारे में पढ़ना है, मुझे UPSC में इससे रिलेटेड आंसर्स लिखने हैं. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. इन्होंने बोला कि व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, कमेंट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ इट्स अप्लाइंग टू द इंडियन सोसाइटी, ठीक है. अब आप अपने PYQ रिफ्लेक्शन में इस चीज़ को स्टार्ट करो कि भाई मेन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पूछा जाएगा, इसका एप्लीकेशन इंडियन सोसाइटी पे आना चाहिए, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फॉर द स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ठीक है. तो सेम चीज़, आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आया, पहले हमने इसको इंडियन सोसाइटी पे अप्लाई किया, फिर हमने चेंज को एड्रेस किया जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हो रहा है. देखो अब आपका फ्रेमवर्क सेट होता जा रहा है, ठीक है, कि आप पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ोगे, फिर उसका हाउ इट वॉज यूजफुल टू स्टडी इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे, फिर हाउ इट कैन एड्रेस द चैलेंजेस इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी एंड हाउ कैन यू यूज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के प्रिंसिपल को अपने करेंट सोसाइटी में, चेंजिंग सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक. ये 2 चीज़ हमें पता चल गई.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बुक व्यू एंड फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोशोलॉजी विथ सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली बुक व्यू जो है वो इससे पहले था इंडोलॉजी वाला, अब ये हमारा फील्ड व्यू आ गया, तो उसकी भी कंपेरिजन एक आ गए। ठीक है, बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू। चलो एक चीज़ ये भी आ गई PYQ से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट्स विद सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव MN श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो हमें ये पता चल गया कि जो MN श्रीनिवास का वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने MNS का वेस्टर्नाइजेशन लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैव बीन डोमिनेटेड इन द बुक व्यू इनिशियली, हाउ डिड द एंट्री ऑफ फील्ड व्यू ब्रिंग्स द बैलेंस टू स्टडी इंडियन कास्ट सिस्टम डिस्कस। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि जो हमारा बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू है उसको हमें किस लेंस से पढ़ना है, कि उसका एप्लीकेशन क्या होगा इन स्टडिंग कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम को पहले बुक व्यू से कैसे देखा जाता था, अब जो है वो उसको फील्ड व्यू से, यानी कि जब MN श्रीनिवास ने अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया तो उसके थ्रू कैसे देखा गया इसको। तो ये एक चीज़ हमें PYQ से पता चल गई। अब आप देखो हम बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब इसी को हमें फिल करना है। ठीक, उसके बाद आ गया इलाबरेट MN श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच इंडियन सोसाइटी। ये तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई, PYQ रिपीट होते हैं, वी ऑल नो, उसमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अब एक दो चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो कुछ टेस्ट सीरीज़ इनसे, जैसे लेट से अगर आपने वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा तो संस्कृताइजेशन भी उसका एक सिबलिंग कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ लेंगे। जैसे आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते थे कि आपने किसी एक क्वेश्चन को पढ़ा तो उसके ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लो, सेम उसी तरह के टेक्निकलिटी से हमें पढ़ना है इसको। तो वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा तो हमने संस्कृताइजेशन पढ़ लेंगे, फिर संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या रिश्ता है, मतलब हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, वो पढ़ लेंगे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो याद होगा कि अगर आप पेपर 1 पढ़ते हो तो उसमें पार्सन भी जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो हाउ इंडियन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और वेस्टर्न स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कैसे डिफरेंट है, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है कि वर्जन ऑफ वेस्ट एंड वर्जन ऑफ इंडियन, इस चीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 2-4 थिंकर जो मेन हैं जो कि हमें बिल्कुल ध्यान देने हैं वो हैं अपने MN श्रीनिवास ऑफ कोर्स, SC दुबे, मैकी मैरियट, IP देसाई। ठीक, तो आपने जब PYQ को एनालाइज कर लिया तो अब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर सेट हो गया कि भाई आई हैव टू बिकम लेजर फोकस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज, लाइक ऑन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स, है ना। जब हम वेस्टर्नाइजेशन पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन पढ़ेंगे, MN श्रीनिवास के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को पढ़ेंगे, तो इस तरह का हम अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ आ गई। हमने 2 चीज़ से स्टार्ट किया। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया अपना इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, तो सीधा मेंशन था, कुछ खास दिया नहीं हुआ है। फिर हम आए अपने PYQ पे, हमने PYQ में से जो जो टॉपिक्स हमें दिखे थे वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सोर्सेज से। ठीक है, जो हमारा सोर्स है, तो आपका सोर्स जो होना चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 बुक्स या 2 नोट्स, मतलब एक भी है तो वो भी मोर देन इनफ है, बट 2 से ज़्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा सोर्स है उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला है वो नितिन सांगवान का जो इसेंशियल सोशोलॉजी है, वेरी स्टैंडर्ड बुक, वेरी गुड बुक, बारिंग फ्यू चैप्टर्स, काफ़ी कुछ दिया है बेसिक्स। अगर आप उसको एक एक लाइन पढ़ोगे और उसकी वोकैबुलरी को डेवलप करने की कोशिश करोगे विद इन योर सेल्फ, यू विल फाइंड दैट इट इज़ अ रियली गुड बुक। काफ़ी सिंपलिस्टिक है, शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट ओवर द टाइम यू विल फाइंड कि नहीं अच्छा है ये। ठीक है, नितिन सांगवान प्लस एक तुषारांशु करके टॉपर हैं प्रीवियस ईयर के, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, उनके नोट्स। ओनली व्हेन यू फील कि यार इसमें ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ डायमेंशन मुझे इसके एक्सप्लोर नहीं लग रहा है, मुझे इसमें कुछ थिंकर के 1-2 नाम आ जाते तो मैं बढ़िया कर सकता था, है ना। अब वो इंसाइट आएगी जब आप PYQ सॉल्व करोगे कि अच्छा मैंने कास्ट सिस्टम के बारे में ये डायमेंशन एक्सप्लोर कर दिया, कंटिन्यूटी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन चेंज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे कुछ थिंकर्स चाहिए, तो आप उस नोट्स का हेल्प ले सकते हो। और वो नोट्स भी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्प है, 2-2, 300 पेज का ही है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप इंफॉर्मेशन अच्छे से कैप्चर कर सकते हो तो दैट शुड नॉट बी वेरी हार्ड वर्क। उसके बाद PYQs ऑफ लास्ट 13 या 15 ईयर्स। इसके अलावा
इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, इट विल बिकम डिजास्टरस फॉर योर प्रिपरेशन। मैंने अनगिनत टॉपर्स की वीडियोस देखी हैं, उनके स्ट्रैटेजी सुनी है, एंड दिस इज़ मच मोर देन एनफ। और उसके बाद क्या बचता है? आपकी अपनी कलाकारी, आपका अपना कनेक्ट करने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करने का तरीका, चीज़ों को सिंपलिस्टिक वे में देखने का तरीका, वो आपका डिफाइन करेगा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा अपना इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि लेट्स से किसी टॉपर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी विल एक्सप्लोर कि उस टॉपर ने कैसे लिखा है, और उस टॉपर के बेस पे। अब देखो एक चीज़ और है, जैसे कि आपको ना एक मार्केट में वो चलती हैं कि मॉडल आंसर ले लो, मॉडल आंसर ले लो। मॉडल आंसर आर यूजलेस, क्योंकि यार मॉडल आंसर ना 500 वर्ड का होता है। मॉडल आंसर आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है टॉपर्स की कॉपी, हाउ दे हैव रोट, दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, चलो, तो मेरे पास ये मैंने बना रखा है अपना सोशोलॉजी का, मेरा ये पूरा फोल्डर है। तो इसमें टॉपर्स कॉपी का एक सेक्शन है। लेट से हम कोई भी देख लेते हैं। अभी आयुषी बंसल इन्होंने एक AIR 07 अचीव की है 2024 में, तो इनकी कॉपी देखते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी मार्क्स रहे हैं, एंड हाउ शी हैज़ डन इन द पेपर। ठीक है, तो अभी हम MN श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन खोजने की कोशिश करते हैं, इफ़ वी कैन फाइंड, अदरवाइज फिर हम दूसरी कॉपी देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये कास्ट सिस्टम का बुक व्यू, फील्ड व्यू, देखो PYQ से रिपीटेड है, बट चलो ये तो टेस्ट सीरीज हैं। घूरे का पूछ लिया, ये देखो ये क्वेश्चन मिल गया ना अपने को। क्रिटिकली एनालाइज एंड वैलिडिटी, क्रिटिकली एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ द नोशंस ऑफ MN श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बैठ के इस चीज़ को सोचना है कि ये पूछ क्या रहा है ना, अपने आप से हिंदी में बात करनी है कि चल क्या रहा है। अब इन्होंने बोला कि जो MN श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट का नोशन है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी हो जाएगी कि MN श्रीनिवास का जो डोमिनेंट कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, डेफिनेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। इंट्रो में आप यही लिखेंगे। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं आंसर का, कैसे करना है। ठीक है, तो MN श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो होगा, उसको आप अपने उस डेफिनेशन को आप आंसर में लिखेंगे। अब देखो डोमिनेंट कास्ट, क्योंकि मैंने थोड़ी पढ़ रखी है तो मैं बताता हूँ कि डोमिनेंट कास्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कौन डोमिनेट करेगा। डोमिनेंट कास्ट ऐसे समझो ना कि भाई डोमिनेट कर गया तो क्या हो सकता है कि उसके पास लोग ज़्यादा होंगे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, लैंड ओनरशिप हो सकती है, खेती बाड़ी है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर हो सकती है, गांव में प्रधानी उनकी है, विधायकी उनकी है, क्षेत्र राज्य में सरकार उनका है, इस तरह से हो सकता है पॉलिटिकल पावर हो। और चीज़ें हो सकती है जैसे कि अर्बन एरिया से पैसे आ रहे हैं उनके पास, है ना, उनके पास एजुकेशन अच्छी हो गई, तो इस तरह से दे कैन बिकम डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट के बारे में हमें डेफिनेशन याद आ गई, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ गई। तो ये हमारा जो ये पार्ट है कि MN श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट, तो हमने इतना पार्ट आंसर कर दिया अपने क्वेश्चन का। ठीक, अब दूसरा क्या बोलता है, क्रिटिकली एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ नोशंस इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। देखो चलो एक पेज इसी में बना लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि नोशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। अब आप इसको सोचो, अब इसने बोला है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। जब आप किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, दो पार्ट होते हैं उसके, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये तो बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग है जो कि हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ जैसे डिस्कस बोल रहा है तो क्या, जैसे देखो बहुत फ़र्क तो नहीं होता डिस्कस क्रिटिकली एनालाइज, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आप जब मेरे साथ आपने CSET का कॉम्प्रहेंशन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि एजम्पशन में और अगर आपको कुछ मैसेज पूछा है, क्रिटिकल मैसेज पूछा है, तो थिंकिंग प्रोसेस तो सेम रहता है, बट आंसर तक पहुंचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसी तरह से इसमें जैसे क्रिटिकल एनालिसिस है, डिस्कस है,
इलेबरेट है, इलूसिडेट है, इस तरह से बहुत डिफरेंस तो नहीं रहता, बट थोड़ा सा रहता है। उसके बारे में किसी और वीडियो में देख लेंगे अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा, ऑल्दो मैं उस पर उतना स्ट्रेस नहीं करता। तो इसने बोला कि नोशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब इसको शंका है कि जो डोमिनेंट कास्ट का एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल एप्लीकेशन जो एम एन श्रीनिवास ने दिया था, उसमें उसकी वैलिडिटी में कुछ तो दिक्कत है। कहीं कहीं तो वैलिड है और कहीं कहीं वो वैलिड नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा यही दिमाग में आ रहा है जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो। तो अब हमारे पूरे क्वेश्चन के आंसर करने का तरीका क्या बन गया कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एम एन श्रीनिवास का जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे। ठीक है, हमने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद जो हम डोमिनेंट कास्ट का एट्रीब्यूट है वो लिख देंगे। ठीक, बेसिक चीज़, इसमें कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, रॉकेट साइंस करना भी नहीं है पेपर में। जो प्रीलिम्स दे के आए एक बार उससे पूछ लो कि भाई कितना दिमाग लगा पाए थे वहाँ पे। आपको बस फ्लो में रहना है, सिंपल, कीप इट सिंपल एज यू कैन। ठीक, सिंप्लिसिटी इज़ द अटमोस्ट सोफिस्टिकेशन, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ठीक, चलो ज्ञान ज़्यादा हो गया। एम एन श्रीनिवास का डेफिनेशन लिखना है आपको, एट्रीब्यूट लिखने हैं। उसके बाद आपको 2 पार्ट में आंसर करना है कि कहाँ पे आज भी वैलिड है डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, और कहाँ पे आजकल इनवैलिड लग रहा है कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं इनवैलिड लग रही है। तो दिस बिकम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, क्रिटिसिज्म है तो इसमें 1-2 थिंकर आप चिपका दो, है ना। बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम, इसमें कुछ रटने का काम नहीं है, कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं देना है, बिल्कुल एकदम कट टू कट एल्गोरिदमिक व्यू रखना है ना। इंजीनियरिंग के तरीके से आप सोचो, बिकॉज इंजीनियरिंग जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचता है, तो दैट हेल्प्स ऑलवेज। ठीक, डेफिनेशन लिख दी, एट्रीब्यूट्स लिख दिया। वैलिडिटी पे क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो कहीं वैलिड होगा कहीं वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो क्रिटिसिज्म में आप कोई थिंकर लिख दोगे और वैलिडिटी में डोमिनेंट कास्ट के कोई सपोर्ट में थिंकर लिख दोगे अगर आपको याद है तो। अब देखो, जबरदस्ती थिंकर घुसेड़ना भी नहीं है आपने। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो आपने वैलिडिटी में 1-2 थिंकर लिख दिया इनको सपोर्ट करने के लिए अगर आपको याद है, और क्रिटिसिज्म में 1-2 थिंकर लिख दिया इनको डिपोर्ट करने के लिए। लास्ट में आप ये बोल दोगे कि भाई हाँ, जो डोमिनेंट कास्ट था वो बहुत महान था, काफ़ी कुछ हमें दे के गया, सोशोलॉजी को नया डायरेक्शन मिला वगैरह वगैरह। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब जब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको, जब आपको पता है कि आंसर ऐसे ही आएगा, तो डोंट यू थिंक कि ऐसे ही नोट्स भी बनाने चाहिए, ऐसे ही हमको पढ़ना भी चाहिए कि भाई डोमिनेंट कास्ट दिखा, आप खोजो कि कहाँ वैलिड है कहाँ इनवैलिड है, क्या एग्जाम्पल है, कहाँ लग रहा है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं पेपर में। अब ये चीज़ देख ली, अब दूसरा देखो क्रिटिसिज्म क्या है, कहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ पे इसमें फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे ये नहीं चलेगा। इस तरह से आपने अपने कंटेंट को स्कैन कर लिया। समझ आ गई? चलो अब अपने नोट्स पे चलते हैं कि अब देखो, मैं पूरा आपको एक एक करके पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। पढ़ाया जा सकता है बट देखेंगे आगे क्या करना है। बट आज मैं आपका बेस सेट कर रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो लेट्स से हम आ गए कि अब देखो इसमें मैंने कैसे नोट्स कैसे बनाए कि पहले मैंने एम एन श्रीनिवास के बारे में थोड़ा सा लिखा। अच्छा देखो, जो मेरा नितिन सांगवान का है ना, उसमें एक एक लाइन इस नोट्स में मैंशनड है। तो इफ़ यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस नोट्स, मैं शेयर कर दूंगा, यू आर वेलकम टू डू दैट। अदरवाइज आई ऑलवेज रिकमेंड कि नोट्स आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्या तरीके हैं, क्योंकि आप नोट्स में देखो ना, सॉरी PIQs में देखो, स्टार्ट यहीं से हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ लिया, कभी कभी ChatGPT से कुछ नहीं समझ आया तो वहाँ जाके पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है, क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं अच्छा है ये आज के ज़माने में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस किस ने इस पर क्या क्या बोला। ठीक, उसके बाद एम एन श्रीनिवास का कुछ क्रिटिसिज्म आ गया। अब एम एन श्रीनिवास का जो मेन वर्क है वो टोटल 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बटा हुआ है। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, किसी भी नोट्स में पढ़ोगे तो इस तरह की 5 चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उनका सबसे पहले है कास्ट पे, उसके बाद दूसरा है उनका डोमिनेंट कास्ट पे। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट के बारे में अभी हमारा PYQ है, तो उसके बारे में हम आंसर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ है डोमिनेंट कास्ट वाला जो कंटेंट है अपने इससे नितिन सांगवान से। तो उन्होंने बताया कि इवन दो ब्राह्मण्स वर ग्रेटर, मतलब ब्राह्मण्स का जो कास्ट सिस्टम में हायरार्की थी उनकी ज़्यादा थी, बट स्टिल जो वहाँ के पेजेंट्स थे, अब देखो पेजेंट्स तो
हर कोई लिख लेगा, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। उनका नाम क्या था? रेड्डीज एंड कम्माज ऑफ द आंध्रा। बिल्कुल ईजी है, आप प्रीलिम्स में इतने नदी नाले पर्वत झरने पढ़ के आते हो भाई, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो पेजेंट्स थे यानी कि रेड्डीज एंड कम्मास, दे वर होल्डिंग द पावर इन द रामपुरा विलेज, है ना। अब देखो 3-4 कीवर्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे ही आपने एम.एन. श्रीनिवास का नाम लिया तो आपको रामपुरा विलेज लिखना पड़ेगा। उनकी जो बुक का नाम है वो क्या है? रिमेंबर्ड विलेज, वो लिखना पड़ेगा आपको। इन्होंने स्टडी कैसे की थी? एथनोग्राफिक स्टडी की थी, है ना, कि वहाँ पे जाके डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करी, वहाँ से कुछ निकाल के ले आए, इन्होंने लिखा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने डाल दिया, रामपुरा विलेज, एथनोग्राफिक स्टडीज़, कूर्ग मैसूर, जो भी है ना, स्टैंडर्ड कीवर्ड आपने डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ लिख दी कि ब्राह्मण्स जो थे वो कास्ट में, हायरार्की में ज़्यादा थे, बट स्टिल पेजेंट्स लाइक रेड्डीज एंड कम्मास आंध्रा में, दे वर होल्डिंग द पावर बिकॉज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कौन कौन से? लैंड, स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल पावर एटसेट्रा। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका एट्रीब्यूट्स हो गया। नाउ यू हैव टू सी कि आज भी, आज के ज़माने में कहाँ पे डोमिनेंट कास्ट वाली वैलिडिटी है। तो जैसे आप देखोगे कि जो पटेल्स हैं, है ना, ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, या तो टॉपर्स कॉपी में मिल जाएंगे या आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जहाँ भी आप खोजोगे मिल जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप पटेल्स देखोगे, पटेल्स इन द गुजरात, दे एक्सपीरियंस्ड हायर सोशल मोबिलिटी बिकॉज दे वर द डोमिनेंट कास्ट। तो आपने एक इसका पॉजिटिव यानी कि वैलिडिटी दिखा दी कि भाई देखो पटेल्स में आजकल चल रहा है, ठीक है। फिर आपने एग्रेरियन डोमिनेंस दिखाना है, सेम रेड्डीज एंड कम्मास का, कि दे वर द लैंड होल्डर्स एंड दे वर इन द पावर, सो दे बिकेम द डोमिनेंट कास्ट एंड डोमिनेटेड इन पावर एंड पॉलिटिक्स देयर, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में दिखा दो कि जो यादवाज हैं उत्तर प्रदेश की, दे आर नाउ, सॉरी बहुत स्कैम कॉल आ रहे हैं यार, ठीक है। सो जो पॉलिटिक्स में ओवर पावर कर रहा है, जैसे यादवाज ऑफ यूपी, दे कैन नाउ ड्राइव द स्टेट पॉलिटिक्स, सो हियर वी कैन सी दैट डोमिनेंट कास्ट इज वर्किंग, ठीक है। तो ये 2-3 आपने एग्जांपल दे दिए, जैसे न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो है जाट के द्वारा चलाए गए थे, इन द लाइक भारतीय किसान यूनियन में दे आर मेजॉरिटी। अब देखो ये कुछ ऐसा बहुत, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप कोई भी मॉडल आंसर देखोगे आपको इतना दिख जाएगा, बस यही निकाल के ले आना। 150 वर्ड में इससे ज़्यादा लिखोगे क्या भाई, तो सिंपल रखना है ना, कीप इट सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? डोमिनेंट कास्ट को। दे बिकेम द लैंड ओनर्स, दे बिकेम द कैपिटलिस्ट। तो अब कैपिटलिस्ट की बात आ गई, तो जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ करके हैं, दे कॉल देम ये अपना बुलक कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक कर दिया, ठीक। अब आपको करना है इसका क्रिटिसिज्म, एक एक लाइन में, एक एक लाइन, क्योंकि एक ही लाइन लिख पाओगे, एक ही लाइन समझ पाओगे, है ना। तो इस तरह से आपको टेक्निकल ब्रेन का यूज करना है इंस्टेड ऑफ रटना, ठीक है। तो इस तरह से बात आ गई कि एम.एन. श्रीनिवास ने बोला कि भाई डोमिनेंट कास्ट का जो बहुत यूज़ है, ऑल वेल, सब कुछ बढ़िया है। फिर एस.सी. दुबे आए, उन्होंने बोला कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, फ्रैक्शनल एंड करिस्मेटिक पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये डोमिनेंट कास्ट हैं इन यादवाज यूपी में, बट कोई एक फेस ही है जो ज़्यादा डोमिनेट कर जा रहा है। फैक्शनल पॉलिटिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग फैक्शन इवन विद इन द यादवाज दे आर वोटिंग फॉर डिफरेंट पार्टीज़। तो ये हमारे एस.सी. दुबे जी ने बोल दिया। उसके बाद उसके बाद एंद्री बेतले आए, उन्होंने बोला कि जो श्रीपुरम विलेज में मेरी स्टडी थी उसमें मैंने देखा कि डोमिनेंट कास्ट का पूरा सोशल मोबिलिटी नहीं हो रहा है, एक एक इंडिविजुअल की हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे भी आपका डोमिनेंट कास्ट वाला लॉजिक फेल हो गया, है ना। ये श्रीनिवास से झगड़ा कर रहे हैं अपना। उसके बाद दीपांकर गुप्ता जी आए, उन्होंने बोला कि जो खाम कोएलिशन था, है ना, खाम कोएलिशन था गुजरात में, ये कुछ कि ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब मैं भूल जा रहा हूँ वो चीज़, तो यहाँ पे लिखा था ना खाम कोएलिशन, कि जो क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, ये चारों मिलके ये जो डोमिनेंट कास्ट थी, मतलब जो एम.एन. श्रीनिवास का डेफिनेशन वाला डोमिनेंट कास्ट था, उसको हरा दिया इन लोगों ने पॉलिटिक्स में। तो फिर वही अपना दीपांकर गुप्ता ने जी ने बोला कि भाई ऐसे देखो कि तुम्हारा ये डोमिनेंट कास्ट वाला हर जगह तो नहीं चलता। तो यहाँ पे खाम जो थे उन्होंने पटेदार को हरा दिया, ये भी आप एक एग्जाम्पल रख सकते हो। अब इतना लिखते लिखते ना आपका 500 पेज भर जाएगा, 500 वर्ड भर जाएगा, अगर आप ढंग से ईज एम आर वॉचवेयर लगा के लिखोगे तो। लिखना आपने 150 वर्ड में है,
तो फिर डोमिनेंट कास्ट पे ये आधा पेज से ऊपर का नोट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, जब आप इससे ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे तो। ठीक, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, बट अल्टीमेटली आपने कैरी इतना ही करना है। ठीक, तो हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, डेफिनेशन लिख दिया, एट्रीब्यूट लिख दिया, फिर हमने लिख दिया कि भाई वैलिड कहाँ है, वैलिड कहाँ कहाँ है, अपना जाट्स पटेल्स इन गुजरात, जो हैं अपने रेड्डीज़ एंड कामाज इन आंध्रा, उसके बाद जो अपने ग्रीन रेवोल्यूशन में जाट्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो भी डोमिनेंट कास्ट थी उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो अपने न्यू फार्मर मूवमेंट चल रहे हैं उसमें जाट्स जैसे कि भारतीय किसान यूनियन में लीड कर रहे हैं, इनका ये आपने एग्जांपल दे दिया। आपने इसको क्रिटिसाइज़ किया, एस.सी. दुबे जी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंद्रे बेतली जी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दीपांकर गुप्ता क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और दो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप नीचे आओगे तो आगे की बात हो गई कि जैसे ये गेल ऑम्बेट है ना, तो ये क्या बोलते हैं कि भाई आपने डोमिनेंट कास्ट को ऐसे बोल दिया कि जो इंटरनल चेंज है ना, आपने बोला कि एंडोजेनस चेंज है, मतलब कि ये सिस्टम के अंदर से ये चेंज आ रहा है, बट आपने ग्लोबलाइजेशन और बाकी चीज़ों के इम्पैक्ट को नेगलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग बातें, बट 3 से ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे, तो उसमें जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो मेन आपके पॉइंट हैं ये आपने नोट कर लिया, अब आपने ये जाके लिख दिया, बस आपकी इंग्लिश अपनी होनी चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन अपना होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू मेक नोट्स, दिस इज़ हाउ यू डिलीवर द कंटेंट, and this is how you grow. I'm so fed up with these scam calls anyway. So yes, हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया एक प्रॉपर क्वेश्चन का। अब इफ़ यू वांट यू कैन राइट आंसर, यू कैन ट्राई टू राइट द आंसर, एंड इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हो नोट से देख के या वीडियो से देख के, जैसे भी हो, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक नोट्स एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो ऐसे ऐसे करके 5, 7, 10, 20, 25 क्वेश्चन अगर डिस्कस जैसे जैसे हम करेंगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा। ठीक है, सो अभी आज मैंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय एम एन श्रीनिवास डिस्कस किया, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो इसके कॉन्सेप्ट को, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ अ बैकबोन ऑफ सो मैनी कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडी डाउन द लाइन। तो ये चीज़ है यार, आपको स्टार्ट करना है अपने सिलेबस से, देन आपको जाना है अपने PYQs पर, उसके बाद आपको अपने देखने हैं टॉपर्स के स्क्रिप्ट, उसके बाद आपको अपने बनाने हैं नोट्स। दीज आर द 4 कोर एल्गोरिथमिक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दैट यू कैन फॉलो टू एस योर सोशोलॉजी प्रिपरेशन। ठीक है, और एक बार जब आप एक उस लेवल पे आ जाते हो ना, फिर आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर ले जाओगे। बट जब तक आप ऐसे 10-20 टॉपिक को लेके इस तरह से मेहनत नहीं करोगे, इस तरह से आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, इट विल बी वेरी हार्ड। आप बस रिसोर्स ढूंढते रह जाओगे, आप वीडियोस ढूंढते रह जाओगे, एंड दैट डजंट हेल्प, दैट नेवर हेल्प्स। सो बी अ सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट एंड ट्राई टू कवर द सोशोलॉजी लाइक दिस। ठीक है, सो अभी मैंने आज आपको डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया। अब ऐसे आप बैठ के ऐसे सोचो कि यार अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने डोमिनेंट कास्ट में पढ़ा कि MN श्रीनिवास जी आए, उन्होंने बताया कि अपने कूर्ग विलेज या रामपुरा विलेज, उनकी बुक थी जो उसका नाम क्या था, देखो भूल रहा है, द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि डोमिनेंट कास्ट कैसे पावर कर रही है। ऐसे आपको एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में यही याद आएगा, कोई कथा, कोई कहानी, कोई ज्ञान की चीज़ आपके दिमाग में जाएगी ही नहीं प्रभु। आपको ऐसे बस, ठीक है, आपने याद किया, ठीक है, उसके 2-3 एट्रीब्यूट्स आपको याद आ गए कि अच्छा नंबर ज़्यादा था, लैंड ओनरशिप थी, पॉलिटिकल पावर था, बाहर से इनकम आती थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मेरा स्ट्रक्चर तैयार है कि भाई मुझे इसकी वैलिडिटी लिखनी है। वैलिडिटी में मैंने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अच्छा, आंध्रा में रेड्डीज़, और आंध्रा में से रेड्डीज़ के अलावा दूसरा वाला भूल गया, सिर्फ रेड्डीज़ लिख दो। तो आंध्रा में रेड्डीज़, उन्होंने एग्रेरियन लैंड ओनरशिप की वजह से पॉलिटिक्स में उनके पास पावर आ गई। फिर यूपी में जो है वो यादवास जो हैं दे आर लीडिंग, उसके बाद जो जाट्स हैं इन हरियाणा दे आर लीडिंग, और इस तरह से आपने 3 एग्जांपल लिख दिया। अब वैलिडिटी कहाँ नहीं है, अच्छा किसी थिंकर का नाम आपको याद आ गया, लेट से S.C. दुबे का नाम याद आ गया, दीपांकर गुप्ता का नाम याद आ गया, है ना, इंद्रे बितली का नाम याद आ गया। तो अब जब इस तरह से आपका शॉर्ट नोट्स है, आप इसको 20 बार पढ़ जाओ, आपको बस यही लिखना है। अब यही चीज़ें आगे चल के ना बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगी जिनमें इंटरकनेक्ट करती जाएंगी कि भाई MN श्रीनिवास ने बोला था कि डोमिनेंट कास्ट ऐसे रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, तो लेट से पॉलिटिक्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, चिपका दो MN श्रीनिवास का, हो गया आपका काम। इनका जो आपने अभी हमने गेल ऑम्बेट का पढ़ा है कि भाई MN श्रीनिवास ने इग्नोर कर दिया था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अदर इम्पैक्ट को, वो कहीं लगा सकते हैं आप।
तो इस तरह से जब आपके पास ऐसे 1000-2000 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में से घूमने लगेंगे ना, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर. आपके हाथ ऐसे फ्लो करेंगे, फ्लो स्टेट में आना है. दैट इज़ द रियल गेम ऑफ द एग्जामिनेशन. आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एक टॉपिक को अप्रोच करने की कोशिश की. नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक और टॉपिक को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. उसमें देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है. ठीक है. सो लेट मी नो इन द कॉन्सेप्ट कॉमेंट बॉक्स. ऑल्दो बहुत मैंने आपको चमत्कारी चीज़ नहीं पढ़ाई है, बट मैंने स्थिरता के साथ एक एल्गोरिदम देने का कोशिश की आपको, और आपको एक सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बनाने की कोशिश की है. मैं करता रहूँगा. तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड देन वी विल डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. 30 मिनट की वीडियो बन गई, मोर देन इनफ है. लेट्स एंड इट हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.